दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से डॉलर और रुपये में डिवैल्यूएशन का फर्क बढ़ता जा रहा है, उससे काला धन वालों को कितने मजे हो रहे हैं। हम अक्सर बात करते रहे कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, उसकी चर्चा तो हम करते ही हैं। आज एक सबसे इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये है कि क्या सिर्फ रुपये और डॉलर के बीच में फर्क है या इसके अलावा भी और बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, जिस पे हम लोग ना तो मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, ना पॉलिसी मेकर हमसे बात कर रहे हैं, और वो करेंगे भी नहीं क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। इसीलिए जब तक जनता इन चीजों से अज्ञानी रहे तब तक पॉलिटिक्स ठीक चलती रहती है, लेकिन अगर ये चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं तो मुद्दे जो हैं वो और गंभीर हो जाते हैं। इसीलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे और डेटा के साथ कि किस तरह से काला धन वालों के मजे हो रहे हैं और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हैं क्या वो भी कुछ खेल खेल रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें समाज में हो रही हैं उनका उदाहरण सहित डेटा सहित एनालिसिस मैं आपके लिए करता रहता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। दोस्तों पिछले एक साल में अगर हम देखें तो रुपया करीब डॉलर के मुकाबले 7% के आसपास डिवैल्यू हुआ है। मेरा यह मानना है कि शायद मार्च तक जब हमारा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, रुपया कभी 92 के आसपास ना पहुंच जाए, क्योंकि इस समय अगर हम स्थिति देखें तो करीब 90 रुपए 60 पैसे के आसपास है। अभी दिसंबर का महीना है, अभी और विड्रॉल होंगे। कारण दुनिया भर में दोस्तों जो बैलेंस शीट होती है ना, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बनती है। जितने भी ट्रेडिंग हाउसेज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, जिन्होंने पार्क किया होगा पैसा इधर उधर, वो अगर प्रॉफिट में होंगे तो उस पैसे को निकाल के अपनी बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे, ताकि वहां के शेयर होल्डर्स को और वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगे कि कंपनी ने अच्छा काम किया है और उससे उनकी शेयर वैल्यू बढ़ती है। उस बेस पे वहां के जो मैनेजर्स हैं, जो सीईओज हैं, उनको डिविडेंड और उनको इंसेंटिव मिलता है। इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो इस बात को समझना होगा कि अभी जो करेंसी पे प्रेशर है, भारतीय रुपए पे जो दबाव है, वो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि दिसंबर का जो महीना है और खासकर अगले एक हफ्ते, क्योंकि क्रिसमस से पहले जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं क्रिसमस हॉलिडे में जाने से पहले अपनी बैलेंस शीट को बहुत ही पॉजिटिव वे में क्लोज करना चाहती हैं। तो अगर भारत में उन्होंने विदेशी निवेश किया है और अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं या करेंसी डिवैल्यूएशन के कारण उनको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो वापस लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि अपनी बैलेंस शीट में कि उनको बहुत फायदा हुआ। इस बात को समझना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा व्यापार होता है, खासकर जो पोर्ट शिपिंग की जाती है, जहां पे इनवॉइसिंग की जाती है, वो है दुबई। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने दुबई में ऑफिस खोले हुए हैं। दुबई में ऑफिस खोलने का एकमात्र एजेंडा ये होता है कि वहां पे आप री इनवॉइसिंग कर सकते हैं। आपके पास माल आया 100 रुपए का, आपको भारत में बेचना है, कस्टम ड्यूटी बचानी है, आप उसको 50 रुपए की इनवॉइसिंग करके भी आप भेज सकते हैं। क्योंकि इनवॉइस पे 50 रुपए लिखा है, इसलिए कस्टम ड्यूटी 50 रुपए के हिसाब से लगेगी। और जब आपको एक्सपोर्ट करना है, आप यहां से एक्सपोर्ट दिखाइए $10, दुबई भेजिए और दुबई से वही माल आगे आप $100 का बेच दीजिए, जो व्यापारी से आपकी बात हो चुकी है। तो यहां आपको वापस लाना होगा $10। आपने आगे माल बेचा $100 में, $90 आप आसानी से दुबई में पार्क कर सकते हैं या किसी और देश में पार्क कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार को तो अब सिर्फ $10 से मतलब है, क्योंकि $10 का एक्सपोर्ट हुआ। ये खेल बहुत कॉमन है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इस बात को आपको समझना होगा। तो दुबई में क्या हुआ? दुबई की करेंसी भी भारत के मुकाबले 7% स्ट्रांग हुई, मतलब रुपया 7% गिरा। अगर आपने आज वो भारत में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार आप कर रहे हो और दुबई में आपने पैसा रखा हुआ है, बिना कुछ किए, बगैर आपको भारत सरकार की एफडी में पैसा लगाए, आपको आसानी से दुबई में बैठे बैठाए 7% और मिल गए। इस बात को आपको समझना होगा।
अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं ब्लैक मनी की, अब दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहाँ है? लोग कहते हैं साहब स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंकों में पड़ा है। अगर पैसा आपका पड़ा है स्विस बैंक में और आपने नहीं निकाला है, तो वहां पड़े पड़े भारतीय करेंसी के मुकाबले आपको 20% का प्रॉफिट होगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने वहां पे मान लीजिए 10 करोड़ रुपए रखे हुए थे, अब वो 10 करोड़ बिना कुछ किए भारतीय करेंसी के मुकाबले अब वो 12 करोड़ हो गए। ये होता है डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट। हम यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोपियन करेंसी भी 20% स्ट्रांग हुई है भारत के मुकाबले, जबकि हम डॉलर की बात कर रहे हैं। डॉलर हम ट्रेड कर रहे हैं और वहां पे हमारी जो करेंसी हुई है वो 7% स्ट्रांग हुई है, जबकि यूरो जो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है वो 20% महंगा हो गया। मतलब जो हम अब डिफेंस इक्विपमेंट यूरोप से ले रहे हैं वो भी 20% महंगे आएंगे। रफाल की कीमत बिना कुछ किए 20% ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। हम बात करते हैं रूबल की, इंडियन करेंसी को लेकर। रूबल के भी अगर आप देखें तो 40% महंगा हुआ। अगर हम डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए $60 था, तो $60 के मुकाबले अगर हम रूबल का ट्रेड भी करते तो इस समय हमें 40% ज्यादा देना पड़ता। तो जब हम रूबल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम रूबल में करें ट्रेड या डॉलर में करें, डॉलर तो डिवैल्यू हुआ या स्ट्रांग हुआ 7%, रूबल हुआ 40%। तो किस में सौदा फायदा था, अमेरिकन करेंसी में या रूबल में? इस बात को समझना होगा। इसके साथ वो देश जिसपे सैंक्शन लगा हुआ है, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की करेंसी भी 7% भारत के मुकाबले स्ट्रांग हो गई है। मतलब जो हम तेल खरीदना चाहते हैं ईरान से, हमें 7% ज्यादा पैसा देना पड़े। एक करेंसी जिसको हम देश भी नहीं मानते अभी तक, जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की करेंसी भी भारत के मुकाबले करीब 13% मजबूत हो गई। इसका मतलब जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है उसमें सुधार शुरू हो गया है, और शायद वहां का सुधार जो भारत में सुधार हो रहा है उससे तेज हो रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं? ये बात सही है कि वहां का बेस लेवल बहुत कम होगा, लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो स्थिति हमारे सामने है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि हमें बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना होगा। मेरा तो भारत सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है कि जितना टाइम हम राजनीति में लगाते हैं, चुनाव जीतने में लगाते हैं, अगर उसका हम 50% भी इकोनॉमी में लगाएं तो आज भारत की स्थिति और अच्छी हो सकती है। यह कटाक्ष नहीं है, यह क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन जो वार्निंग हमें दिख रही है, जो डेटा में दिख रही है, मैं उसको लेके बोल रहा हूं। मेरे को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है एज सच, लेकिन जब राजनीति और इकोनॉमी का टकराव होता है तो निश्चित रूप से इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑटोमेटिक विंडफॉल वाया करेंसी ट्रांसलेशन। अगर आप कुछ ना करें, जैसे मैंने कहा कि $1 मिलियन आपके पास था, आपका 75 रुपए था, 7.5 करोड़ 83 हुआ, 8.3 करोड़ अब 91 टच कर रहा है, तो यहां हो जाएगा 91, और जिस दिन 100 होगा यही 1 मिलियन आपका 10 करोड़ बन जाएगा। ये बात हमें समझनी होगी कि हम किस तरह से अपना फायदा या नुकसान देख रहे हैं। कुल मिलाकर जो फॉरेक्स गेन होता है, एक तो ये टैक्स फ्री है और स्क्रूटनी फ्री है, एज लॉन्ग एज द मनी रिमेन्स ऑफशोर। ना तो आप पे टैक्स लग रहा है कि आपकी इनकम बढ़ गई, आपके जो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 7.5 करोड़ आपका बढ़ के 9 करोड़ भी अगर हो जाता है तो सरकार ये नहीं कहेगी कि साहब आप टैक्स दो। क्यों? $1 मिलियन पहले भी था, $1 मिलियन आज भी है, हमने तो कोई एक्स्ट्रा इनकम की नहीं। बगैर इनकम किए आपकी आमदनी बढ़ गई, ये मजे की बात है। इसीलिए अगर आपने पैसा विदेश में रखा हुआ है तो आपको उसका फायदा दिखता है। तो ना स्क्रूटनी है, ना उसमें कोई टैक्स इंप्लीकेशन है, आपका पैसा पड़ा है सुरक्षित और आप कमा भी रहे हैं। शील्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी रिस्क। अब भारत में महंगाई कितनी भी बढ़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा विदेश में, और वहां महंगाई की दर बहुत कम है। इसीलिए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इरोजन का जो रिस्क है वो नहीं है,
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है, और जो बैंकिंग सर्वेलेंस है, पैन, आधार, जीएसटी लिंक, आप सबसे दूर हैं, क्योंकि आपका जो बैंक है विदेश में जहां आपने पैसा रखा हुआ है वो आरबीआई के कंट्रोल में तो है नहीं। ये सब चीजें, पैन, आधार और जीएसटी, लगता है जो भी चीज आरबीआई के कंट्रोल में है। इसीलिए या तो पैसा लोग फॉरेन करेंसी में रखेंगे, ब्लैक मनी, या आजकल जो एक फ्रॉड करेंसी चल रही है, क्रिप्टो करेंसी, लोग उसमें रखेंगे। उसका काम ही फ्रॉडस्टर्स का पैसे को हाइड करना है। क्रिप्टो करेंसी का और कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो करेंसी है ही नहीं। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर कोड मिलता है कि आपका पैसा इतना यहां पड़ा है, उसके ऊपर कोई आधार नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। सारा 2 नंबर और क्राइम का पैसा पूरी दुनिया में आज क्रिप्टो करेंसी से ही घूमता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ऑनशोर अनअकाउंटेड कैश लॉस रियल वैल्यू ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, अगर आपने यही पैसा भारत में लाए होते, इन्फ्लेशन के कारण और टैक्सेशन के कारण आपका पैसा घट गया होता। इसके अलावा ईज ऑफ लॉन्ड्रिंग ड्यूरिंग डेप्रिसिएशन साइकिल, बहुत सारे लोग जो काला धन रखते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू है, करप्शन का पैसा है, ये सब कहां जाता है? आपने भारत में किसी का काम किया, कोई पॉलिटिकल फेवर दिया, ब्यूरोक्रेटिक फेवर दिया, आप किसी भी व्यापारी या इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या इन्वेस्टर से कह सकते हो कि आप मेरे को दुबई में या सिंगापुर में या स्विट्जरलैंड में इतना करेंसी मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और वो आपका जो अकाउंट है वो आपके बच्चे का भी हो सकता है, क्योंकि विदेश में सेटल्ड है, वहां पढ़ भी रहा है, कोई और भी कारण हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई भतीजे हो सकते हैं, कहीं पे भी आप पैसा पार्क करवा सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो जाता है। डेप्रिसिएशन फेजेस ऑफन कोइंसाइड्स विद ट्रेड बेस्ड इनवॉइसिंग। अब होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहां से एक्सपोर्ट करना है, आपको लगता है कि यार रुपया तो बहुत तेजी से गिर रहा है, तो हम कोशिश करें कि पैसा फॉरेन करेंसी में रखें। अब कैसे रखेंगे? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपने पूरी इनवॉइसिंग वैल्यू उसमें लगाई, तो पूरा पैसा वापस लाना होगा भारत सरकार के कानून के हिसाब से। अब आप अंडर इनवॉइसिंग करके एक्सपोर्ट दिखाते हैं कि भाई हमने जो एक्सपोर्ट किया वो तो सिर्फ $100 का था, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी $500। वो दुबई में या कहीं और फॉरेन ऑफिस आपने खोला होगा, उसके नाम पे बिलिंग होगी, फिर वहां से वो पैसा री इनवॉइसिंग होके एक्चुअल कस्टमर के पास फिर उस एड्रेस से वो भेजा जाएगा। बीच में खर्चा जरूर आता है जिसको कहते हैं रीट्रांसशिपमेंट को लेकर, लेकिन वो जो कमाई हो रही है उसके मुकाबले बहुत कम खर्चा है। ओवर इनवॉइसिंग और अंडर इनवॉइसिंग बहुत कॉमन हो जाता है। एंड रैपिड राउट ट्रिपिंग वाया टैक्स हेवन, कौन सा पैसा कहां जाएगा? टैक्स हेवन में आपने देखे होंगे बहुत सारे कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हुए, बिलिंग वहां से होती है, वहां टैक्स लगता ही नहीं। छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, वहां की सरकारों को ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं, थोड़ा बहुत जो मिल जाता है वो बहुत है उनके लिए, इसीलिए उनको वहां टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी होती है। यही जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो टैक्स हेवन में काम करते हैं, इनकी सैलरी और इनके खर्चे से उनका गुजारा हो जाता है, इसीलिए उनको कोई टेंशन होता नहीं। इसका मतलब ये है कि जो वीक रूपी है, इट मास्क इन्फ्लेटेड इनवॉइस वैल्यूज मेकिंग लॉन्ड्रिंग इजियर देन वोलेटाइल फॉरेक्स रेजिम्स। इस बात को देखना होगा। कैपिटल रिपेटिशन बोन बिकम इफेक्टिव, इसीलिए जिन लोगों ने भारत में पैसा लगाया है वो वापस लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत आसानी से, अगर वो डॉलर देते हैं तो 90 रुपए आसानी से उनको मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस समय ऑफशोरिंग होल्डर कैन ब्रिंग बैक मनी थ्रू लीगल रूट्स, इसीलिए आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत तेजी से निकल रहा है। ईच डॉलर नाउ बाइज मोर इंडियन एसेट्स, लैंड, इक्विटी एंड डिस्ट्रेस फर्म्स। जहां पे आपको पहले 10 करोड़ रुपए देने पड़ते थे, वही काम अब आप, अगर मैं $1 मिलियन की बात करूं, तो जो काम पहले आपको $1 मिलियन देके करवाना पड़ता था, अब आपको शायद $0.9 मिलियन में काम चल जाएगा, आपका $1 लाख बच जाएगा। क्योंकि अगर 8-10% डिवैल्यूएशन हो जाता है तो वही चीज आपको सस्ते में मिल जाती है। इससे नुकसान किसका होगा? सीधी सी बात है, इंडिया विल बिकम चीपर विद देयर ओन अनटैक्स्ड मनी। टूरिज्म बढ़ेगा, जब विदेश से लोग आएंगे, जो होटल उनको पहले $100 का लगता था, अब शायद उनको $90 में वही चीज मिल जाएगी। ये बात भी फायदा की, लेकिन वो ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत छोटा हिस्सा है। नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हमेशा मरते हैं।
सैलरी क्लास इन रुपी, बैंक डिपॉजिट विद नेगेटिव रियल रिटर्न, बैंक आपको दे रहा है 4-4.5%, आपका इंटरनेशनल करेंसी बढ़ गया 7%, मतलब जो भी अब आयात होगा, खासकर हमारा क्रूड या जो भी हम चाइना से आयात कर रहे हैं, अपना जो पेट्रोल डीजल आयात कर रहे हैं, वो तो 7% महंगा हो गया, तो महंगाई बढ़ गई 7%, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 4.5%, तो आपको तो घाटा हो गया, आप बैठे बैठाए गरीब हो गए बिना आपकी किसी गलती के कारण। एंड नो फॉरेक्स हेजिंग पॉसिबल है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि जो इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ये सब महंगा होगा। हायर EMI इफ रेट राइजेस, क्योंकि अगर बैंक भी अपना रेट रिवाइज करेंगे तो वो समस्या आएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड रिड्यूस परचेजिंग पावर, जो चीज आपको पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब आपको उसी चीज के 110 रुपए देने पड़ेंगे। ये एक समस्या हमारे सामने दिखती है। गवर्नमेंट टैक्स बेस, हाई इंपोर्ट बिल, अब आप ध्यान से देखिएगा, 7% एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। अभी तक हम करीब 225 से लेकर 250 बिलियन डॉलर का क्रूड आयात करते हैं। डिपेंड करता है हम किस कंट्री की बात करें। अगर एवरेज हम डॉलर के मुकाबले ही बात करें तो 7% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब कि आपको कुल मिला के 17 से 18 बिलियन डॉलर इसलिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इंपोर्ट में, उसी क्वांटिटी के लिए, क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई। आपने कोई गलती नहीं करी, सिर्फ यह हुआ कि हमारी करेंसी वीक हुई और 7% आपका 15 से 20 बिलियन डॉलर निकल गया। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। सब्सिडी बर्डन फर्टिलाइजर पे बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। जब सब्सिडी आप बढ़ाओगे, आपके बजट में इनकम तो उतनी ही। इस बार का बजट ध्यान से देखना होगा कि भारत के ऊपर इस फिस्कल प्रेशर कितना पड़ा, सब्सिडी का बर्डन कितना बढ़ा, और भारत के पास जो फॉरेन करेंसी थी उस पे इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा। कुल मिला के हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है उस पे क्या असर आने वाला है। मजे की बात यह है कि जितना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन करीब 7% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। जितना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, सारा का सारा डिवैल्यूड करेंसी के मार्केट को कंपनसेट करने में चला गया। मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया भारत सरकार ने वो भारत के काम आया ही नहीं। वो जितना हम पहले आयात कर रहे थे वही चीज आयात करने में हमें 7% एक्स्ट्रा देना पड़ा। हमने कोई नई चीज इंपोर्ट नहीं करी, हमने भारत के डेवलपमेंट में भी वो पैसा नहीं लगाया। जितना हमारा एडिशनल जीएसटी कलेक्शन हुआ, सारा का सारा रुपी डिवैल्यूएशन के कारण इंपोर्ट बिल में चला गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। इस बात को भी समझना होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हमें समझना होगा, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि सारा पैसा ब्लैक नहीं है विदेश में। अर्निंग की भी की होगी, लोगों ने किसी और कारण से भी वहां पार्क किया होगा, ऑनेस्ट पैसा भी होगा। लेकिन ब्लैक मनी हम कब कहते हैं? जब लोग भारत सरकार के कानूनों से बच के बाहर पैसा लगाते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं, पार्क करने की कोशिश करते हैं, उसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं। इसीलिए हमें इलिसिट ब्लैक मनी जो टैक्स इवेजन और क्राइम प्रोसीड से आता है, उसको जो एनआरआई और एक्सपोर्टर्स का जो लेजिटिमेट पैसा है उससे हमें इसको फर्क करके ही देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो रुपी डेप्रिसिएशन है, जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है? जो भी फॉरेन करेंसी होल्डर्स हैं, चाहे वो ब्लैक मनी है या फेयर मनी या व्हाइट मनी, सबको फायदा होता है। लेकिन जिन्होंने पहले टैक्स चोरी करके रिस्क लिया बाहर पैसा लगाने का, उनको तो बैठे बैठाए और फायदे हो ही गए। अब इसका पॉलिसी एंगल क्या है, इसको जरा हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इफ डेप्रिसिएशन इज स्ट्रक्चर्ड रादर देन साइक्लिकल, रिवार्ड फ्लाइट कैपिटल फ्लाइट। अगर ये लगता है कि अब ये साइक्लिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है, मतलब जो हमें दिख रहा है हर साल, पिछले, अगर आपने मेरे पुराना वीडियो देखा हो जिसमें मैंने कहा था कि रुपया 100 कब पार करेगा, मुझे लगता है मोदी साहब का जब टेन्योर खत्म होगा तब तक रुपया 100 पार कर जाएगा, क्योंकि हर साल रुपया करीब 3.5% डिवैल्यू हुआ है पिछले 25 साल में। अब हम पहुंच गए 91। अब 3.5 करके देख लीजिए, 3 साल के अंदर रुपया 100 टच कर जाएगा। इस साल तो हम 7% ऑलरेडी पहुंच गए, 2 साल हम एडवांस में कवर हो गए। तो जो 4 साल में काम होना चाहिए था वो 3 साल में हो जाएगा, और अगर यही रफ्तार रही तो ये काम 2 साल में हो जाएगा। तो ये खतरनाक स्थिति है, हम इसको पॉलिटिकली लाइटली नहीं ले सकते। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, FII बाहर चले जाएंगे, और जो बाहर है पैसा वो बाहर ही रहेगा। लोग अपना पैसा बच्चों के पास, रिश्तेदारों के पास, विदेश में ही पार्क कर देंगे।
पिनलाइज डोमेस्टिक कंप्लायंस, अगर मैं भारत के कानून के हिसाब से फॉलो करता हूं तो मेरे ऊपर तो डबल पेनल्टी है, मैं टैक्स भी दे रहा हूं, इन्फ्लेशन भी झेल रहा हूं और रुपया भी डिवैल्यू हो रहा है, तो मैं तो सब तरफ से फंस रहा हूं। इसीलिए लोग यहां स्पार्क नहीं करेंगे एंड अंडरमाइन ट्रस्ट इन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इशू उठ के आएगा कि भारत सरकार कर क्या रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, हम रुपए को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। पहले तो हम ये कह रहे थे कि रुपए की कीमत गिर रही है या प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। आज स्थिति क्या है, 90 पार हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज, और जिस दिन 100 पार हो गया दैट विल बिकम रियली टॉक्सिक। मोदी साहब की सारी मेहनत और गुडविल पे बहुत बड़ा सवाल लग जाएगा कि उन्होंने देश को मैनेज कैसे किया था। इसलिए मोदी साहब को इकोनॉमी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो पिछले 15-20 साल आपने गुडविल कमाई वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे सब कुछ ठीक है। एंड ऑफ द डे अगर आपने काम अच्छा किया होता तो आज रुपए की इतनी बुरी हालत नहीं होती, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बात को हमें समझना होगा। एंड दैट इज वाई सस्टेन्ड rupee weakness without parallel reform in capital account transparency, trade invoicing control and benefit ownership disclosure creates moral hazard। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो भारत से रुपया और तेजी से निकलेगा और कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने ब्लैक मनी बाहर पार किया है उनके तो मजे हो गए, बैठे बैठाए 15-20-25% उनका फायदा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, a weak currency silently transfers wealth from honest domestic earner to offshore capital holder, illicit or licit alike। कहने का मतलब क्या है, हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाएगा और ईमानदार टैक्स पेयर भारतीय नागरिक और पिसेगा। अब आप इसको राजनीतिक रूप में कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर है। मोदी सरकार है, मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, इस डिबेट में मैं नहीं घुसूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं आप उनको ध्यान से देखिए। पिछले 5 साल के अंदर रुपया 25% गिरा, इस बात को भी देखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति काफी चिंताजनक है। अब वो जनता उस पर क्यों नहीं विचार करती, आप लोग उस पर आपस में चर्चाएं क्यों नहीं करते, रास्ता क्या होना चाहिए। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा सरकार को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि चुनाव जीतने के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका जस्टिफिकेशन कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आपके घर में, आपके किचन पे, आपके बच्चे की फीस पे, आपके डे टू डे डेली लाइफ में इसका असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। अगर आप अच्छी अर्थव्यवस्था चलाते हैं तो उसका राजनीतिक फायदा मिलता है। अब मोदी जी को क्या करना है ये मोदी जी जानते हैं। हमने तो सिर्फ आपके लिए अपने विचार डेटा के साथ रखे, बाकी मर्जी आपकी है। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।